नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की। शोषण का विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में दिया हुआ है। इससे पहले हमने जीवन का अधिकार पढ़ा था। जीवन के अधिकार का मतलब है गरिमामय जीवन का अधिकार, गरिमापूर्वक जीवन जीना। और गरिमामय जीवन में शोषण की मुक्ति भी पाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो वो गरिमामय जीवन नहीं जी रहा है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी किसका भाग है? जीवन के अधिकार का ही भाग है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया हुआ है, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 23 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 23 शोषण को रोकने की बात करता है, जिसमें मानव के दुर्व्यापार और मानव के बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 23 किसको रोकने की बात करता है? शोषण को रोकने की बात करता है। और अनुच्छेद 24 किसकी बात करता है? बाल श्रम को रोकने के प्रावधान इसमें दिए हुए हैं, यानी बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है और अनुच्छेद 23 मानव के शोषण को प्रतिबंधित करता है। तो इन दो अनुच्छेदों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे अनुच्छेद 23 पर। अनुच्छेद 23 में दो प्रावधान हैं। पहला अनुच्छेद 23(1). अनुच्छेद 23(1) में ये प्रावधान किया गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार और बलात् श्रम, मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, किया जाता है। ये प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 23(1) में। मानव के दुर्व्यापार को, मानव के बेगार प्रथा को और बलात् श्रम को, ये तीन शब्द दिए गए हैं। मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम को अनुच्छेद 23(1) में प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वो अपराध माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बलात् श्रम करवाता है, बेगार करवाता है या मानव का दुर्व्यापार करवाता है तो उसको क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। और ये अपराध क्या होगा? विधि के अनुसार दंडनीय होगा। विधि के अनुसार क्या होगा? दंडनीय होगा। तो अनुच्छेद 23(1) में ये 5 बातें कही गई हैं। तो 3 आधार पर मनुष्य को शोषण को रोका गया है। पहला क्या है? मानव दुर्व्यापार। दूसरा क्या है? बेगार। और तीसरा है बलात् श्रम। अब हम देखेंगे कि मानव दुर्व्यापार क्या है। भाई, मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि मानव का व्यापार नहीं हो सकता। व्यापार किसका होता है? व्यापार वस्तुओं का होता है। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत किन किन बातों को रोका गया है? देखो, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत एक तो महिलाओं एवं बच्चों की खरीद फरोख्त को रोका गया है। महिला एवं बच्चों की खरीद फरोख्त, भाई हमारे समाज में महिलाओं की और बच्चों की खरीद फरोख्त होती है, उसको रोका गया है। दूसरा, देवदासी प्रथा और वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित किया गया है। ये किस में आती हैं? मानव के दुर्व्यापार में आती हैं। और तीसरी बात है महिला एवं बच्चों के व्यापार को, महिला एवं बच्चों के व्यापार को रोका गया है, इनको प्रतिबंधित किया गया है। तो मानव दुर्व्यापार का मतलब किन बातों पर प्रतिबंध लगाया गया है? बच्चों और महिलाओं की खरीद फरोख्त पर, और देवदासी प्रथा और वेश्यावृत्ति को रोका गया है, और महिला और बच्चों के अंगों को भी कई बार व्यापार किया जाता है, खरीद फरोख्त की जाती है। भाई कई बार किडनी का रैकेट चलता है जो किडनी बेचने और खरीदने का काम करते हैं, मानवीय अंगों की तस्करी की जाती है, तो इनको रोका गया है। दूसरा शब्द हमारे पास है बेगार। बेगार का मतलब है कम पैसे देके मजदूरी करवाना या पैसे देना ही नहीं। बेगार का अर्थ है काम करवा के पैसे नहीं देना। बेगार का मतलब क्या है? काम करवा लेना और पैसे
नहीं देना या पैसे कम देना, उसको क्या बोलते हैं? बेगार बोलते हैं। यानी किसी व्यक्ति से मजदूर से काम तो करवा लिया और बिना पैसे देके उसको भगा दिया, ये क्या होती है? बेगार होती है। या उसकी संपूर्ण मजदूरी नहीं देना, मजदूरी कम देना, ये किसके अंतर्गत आती है? बेगार के अंतर्गत आती है, जिसको प्रतिबंधित किया गया है। और तीसरा शब्द अपने सामने है बलात् श्रम। बलात् श्रम का अर्थ है इच्छा के विरुद्ध श्रम करवाना। जैसे पुराने जमाने में या ब्रिटिश काल में या कहीं कहीं अभी वर्तमान में भी मजदूरों को उठा लिया जाता है, वो काम करने के इच्छुक नहीं होते हैं लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता है। यानी किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, श्रम करवाना बलात् श्रम कहलाता है। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इन तीनों को रोका गया है, इनको प्रतिबंधित किया गया है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति बलात् श्रम करवाता है, बेगार करवाता है या मानव का दुर्व्यापार करता है तो उसको अपराध माना जाएगा, उसको विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा। बेगार के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाई गई है। पुराने जमाने में कई कई पीढ़ियों तक व्यक्ति एक ही मालिक के अधीन काम करते थे, उनको मजदूरी मिलती नहीं थी, उसको क्या बोलते हैं? बंधुआ मजदूरी, यानी बंधक बनाकर मजदूरी करवाना, उसको भी इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसको क्या दिया जाएगा? विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा। तो इस अनुच्छेद को क्रियान्वित करवाने के लिए भी संसद को क्या बनानी पड़ेगी? विधि बनानी पड़ेगी। इससे पहले हमने कौन से अनुच्छेद की बात की थी? अनुच्छेद 17 की बात की थी, जिसमें भी यही प्रावधान था कि भेदभाव करना विधि के अनुसार अपराध है, उसको दंड दिया जाएगा। तो 17 के द्वारा, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत भी विधि बनाने का प्रावधान था। अनुच्छेद 23(1) में भी विधि के अनुसार दंडनीय अपराध बताया गया है। हमने आपको मूल अधिकारों की विशेषता बताते हुए कहा था कि कुछ मूल अधिकार स्वतः क्रियाशील नहीं होते, उनको लागू करवाने के लिए विधि बनाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ अनुच्छेद 17 और 23 क्या है? विधि बनाकर उनको क्रियान्वित करवाया जाता है। और ये जो विधि बनाने की शक्ति दी गई है, ये संसद को किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 35(1) के द्वारा संसद को मूल अधिकारों को क्रियान्वित करवाने के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया हुआ है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 35(1) के तहत। और मूल अधिकारों को क्रियान्वित करवाने का अधिकार सिर्फ किसको है? संसद को है विधि बनाने का, अन्य किसी को नहीं है। तो ये बात हो गई अनुच्छेद 23(1) की। अब दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 23(2) की। अनुच्छेद 23(2) में क्या प्रावधान है? देखो, अनुच्छेद 23(2) में अनिवार्य सेवा की बात की गई है। अनुच्छेद 23(2) में, अनुच्छेद 23(2) में यह कहा गया है कि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, सार्वजनिक या लोक प्रयोजन हेतु, सार्वजनिक या लोक प्रयोजन हेतु राज्य के द्वारा अनिवार्य सेवा का प्रावधान किया जा सकता है। अनिवार्य सेवा का प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन इस अनिवार्य सेवा को लागू करते समय केवल धर्म, प्रजाति या मूलवंश भी बोल सकते हैं इसको, धर्म, मूलवंश या प्रजाति तथा जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कौन से आधार दिए गए हैं? 4, धर्म, प्रजाति या मूलवंश और जाति और वर्ग। ये शब्द भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए कि प्रश्न देके पूछ लेंगे कौन से शब्दावली अनुच्छेद 23 में प्रयुक्त नहीं की गई है। तो यहाँ पे एक अलग जो शब्दावली है वो वर्ग दिया हुआ है। भाई वर्ग का मतलब कोई गरीब है या अमीर है, उसको बोलते हैं गरीब, या अमीर को क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। जाति आप जानते हो, प्रजाति का मतलब शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति तय होती है। भाई जैसे
उत्तरी पूर्वी जो भारत है उसमें लोगों की शारीरिक संरचना अलग है, और अन्य जो मैदानी इलाके वाले लोग हैं उनकी शारीरिक संरचना अलग है। कश्मीर के लोगों की अलग है, दक्षिणी भारत के लोगों की अलग है। तो शारीरिक लक्षणों के आधार पर क्या तय होती है? प्रजाति या मूल वंश तय होता है। धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसके आधार पर अनिवार्य सेवा लेने से भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अनिवार्य सेवा को बलात्सरम भी नहीं माना जाएगा। अनिवार्य सेवा क्यों ली जाती है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है सार्वजनिक प्रयोजन। भाई अगर राज्य में कहीं कोई बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो, महामारी आ गई हो, या किसी देश के साथ युद्ध छिड़ गया हो, तो लोगों को राज्य की सेवा में लिया जा सकता है, और इस प्रकार अगर सेवा में लिया जाता है तो इसको बलात्सरम या बेगार नहीं माना जाएगा। कई देशों में तो अनिवार्य सेना में भर्ती होने के प्रावधान भी, जैसे इजराइल में है, या कई यूरोपीय देशों में राज्य की सेवा के लिए या सेना में काम करने के लिए लोगों को 2-3 साल के लिए अनिवार्य किया गया है। तो इसी प्रकार की प्रावधान को परिवर्तित करके भारत में लागू किया जा सकता है, उसको शोषण नहीं माना जाएगा। लेकिन इन आधारों पर भेदभाव भी नहीं किया जाएगा कि भाई चलो लड़ाई हो रही है तो जो अमीर लोग हैं उनको छोड़ दें, गरीबों को ले जाएं। हाँ, शारीरिक लक्षणों के आधार पर और तकनीकी योग्यता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, केवल इन आधारों पर नहीं किया जा सकता। शारीरिक योग्यता और तकनीकी योग्यता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो ये दोनों बातें कहाँ की गई हैं? अनुच्छेद 23(1) और 23(2) में। 23(1) तो मानव के दुर्व्यापार, बलात्सरम और बेगार को प्रतिबंधित करता है, और अनुच्छेद 23(2) में लोक प्रयोजन हेतु राज्य के द्वारा अनिवार्य सेवा ली जा सकती है, और इसमें केवल धर्म, प्रजाति, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 23(2) के अंतर्गत कुछ विधियां भी बनाई गई हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 बनाया गया है, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का अधिनियम भी बनाया गया है, अनैतिक व्यापार को भी समाप्त करने संबंधी अधिनियम अनुच्छेद 23 के तहत बनाए गए हैं संसद के द्वारा। अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 24 पर। अनुच्छेद 24 में क्या प्रावधान किए गए हैं? देखो, अनुच्छेद 24 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 24 बात करता है बालकों के श्रम को रोकने के लिए। तो बालकों को कारखानों आदि में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी बाल श्रम को रोका गया है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 24 के द्वारा। बाल श्रम को क्यों रोका गया है? बालकों की जगह फैक्ट्री में होनी चाहिए, कारखानों में होनी चाहिए, या स्कूल में होनी चाहिए। बालकों का स्थान तो स्कूल में है, किसी कारखाने और फैक्ट्री में नहीं है। बाल श्रम करवाना बालकों के मानव अधिकार का उल्लंघन है। तो क्या होते हैं? देश के भविष्य होते हैं, और अगर उनको फैक्ट्री में लगा दिया जाएगा तो उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तो वो समाज का भी विकास नहीं होगा, और जिस समाज का विकास नहीं होता उस राष्ट्र का भी विकास नहीं होता है। इसलिए बाल श्रम को रोका गया है, और बाल श्रम को रोकने संबंधी क्या प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 24 में हमें देखते हैं। देखो, अनुच्छेद 24 में क्या रोका गया है, किसको प्रतिबंधित किया गया है? बाल श्रम को। अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान या खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। कहाँ नहीं लगाया जाएगा? 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी खान में, किसी कारखाने में और खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद
24 में कहा गया है, सिर्फ अनुच्छेद 24 में इतना ही कहा गया है कि 14 वर्ष के बालकों को किसी कारखाने में, किसी खान में और खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। भाई कारखाने का मतलब चूड़ी का कारखाना हो, टायर का कारखाना हो या बीड़ी का कारखाना हो। खान का मतलब कोयले की खान हो या लोहे की खान हो। कोयले की खान हो सकती है, लोहे की खान हो सकती है ना। और खतरनाक नियोजन का मतलब होता है ऐसे उद्योग जो बच्चों के स्वास्थ्य और शरीर के लिए हानिकारक हों, उनको खतरनाक नियोजन बोलते हैं। जैसे केमिकल उद्योग होता है या कोई विस्फोटक सामग्री बनाने वाला उद्योग होता है या कोई रासायनिक पदार्थ बनाने वाला उद्योग होता है, उसको खतरनाक नियोजन बोलते हैं। तो बच्चों को इनमें नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी नियोजन में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकता है। इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए भी संसद के द्वारा कानून बनाया गया है। इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए संसद के द्वारा कौन सा कानून बनाया गया है? बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986। क्या बनाया गया है? बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986। और इस कानून को 2016 में संशोधित किया गया है। यानी बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 में बनाया और 2016 में इसको संशोधित कर दिया। और संशोधन करने के उपरांत इसमें 2 प्रावधान जोड़े गए, 2 कैटेगरी बना दी। एक तो 6 से 14 वर्ष के बालकों की और दूसरी कैटेगरी बना दी 14 से 18 वर्ष के किशोरों की। ये 2 कैटेगरी इस अधिनियम के द्वारा बना दी। और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को किसी भी प्रकार के नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बालकों को किसी भी श्रम में नहीं लगाया जाएगा। इनसे श्रम किसी भी प्रकार का नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार के रोजगार में या नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। और दूसरा प्रावधान किया गया है 14 से 18 वर्ष के बच्चों से, जिनको अपन क्या बोलते हैं? किशोर बोलते हैं। इनके लिए प्रावधान किया गया है कि 14 से 18 वर्ष के बालकों को किसी भी खतरनाक उद्योग में नहीं लगाया जाएगा, किसी खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। खतरनाक नियोजन का मतलब है कोई माइंस है या ज्वलनशील पदार्थ बनाने का कारखाना है, ज्वलनशील पदार्थ बनाने का कारखाना है, या खतरनाक प्रक्रिया होती है जो शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। वहां पर 14 से 18 वर्ष के बालकों को भी नहीं लगाया जा सकता। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या घर में काम करवाया जा सकता है क्या? तो इस अधिनियम में कहा गया कि हाँ, घर में काम करवाया जा सकता है, घरेलू काम करवाया जा सकता है। घरेलू काम के लिए मना नहीं किया गया है। बच्चों से घरेलू काम तो करवाया जा सकता है। तो इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों को किसी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जाएगा, घरेलू कार्य कर सकते हैं। 14 से 18 वर्ष के बालकों को खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जा सकेगा। हाँ, किसी उद्योग में काम कर सकते हैं, लेकिन खतरनाक उद्योगों में, खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। खतरनाक उद्योग का मतलब जैसे माइंस हैं, जैसे ज्वलनशील पदार्थ बनाने वाला कोई कारखाना है, वहां पे नहीं लगाया जा सकता। छोटे मोटे उद्योगों में उनको लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 24 से संबंधित एक न्यायालय में भी वाद दायर किया गया था, MC मेहता वाद। MC मेहता वाद में न्यायालय ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बालकों के सुधार के लिए, बालकों के कल्याण के लिए बाल श्रम पुनर्वास कोष की स्थापना की जाएगी। बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। बाल श्रम कल्याण पुनर्वास कोष की स्थापना की जाएगी। इस कोष में
जो व्यक्ति बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन करेंगे उनको 20,000 रुपये पैसे जमा कराने पड़ेंगे और जिस बालक से वो श्रम करवा रहे हैं उसके माता पिता में से एक को नौकरी देनी पड़ेगी। बालकों के संरक्षण के लिए 2007 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का भी गठन भारत में किया गया है।